बिस्मिल्लाह। सो बेहतर ये होता है शिफ्टिंग करो, ठीक है। एक सवाल कर लिया अकाउंटिंग का, शिफ्ट कर लो टू एनी अदर सब्जेक्ट में, एनी थ्योरेटिकल। मैंने इसलिए बोला नहीं थ्योरेटिकल कौन सा, कोई भी थ्योरेटिकल। 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटे के बाद ना माइंड की जो रिसेप्शन पावर होती है ना, वो रिसीविंग करने की, वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बच्चा सिर्फ उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहा होता है, बट अल्टीमेटली वो जो आउटपुट एफिशिएंसी है ना, वो ड्रॉप हो गई होती है। तो बेहतर है 1 घंटा पढ़ लो लॉ को या किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को, उसके बाद फिर शिफ्ट कर लो। थोड़ा सा काम अकाउंटिंग का बचा के रखो ना, जो चलता रहे। इस तरीके से पैचेस बनाया करो, ठीक है। या फिर वो ब्रेक वाला काम है कि आप 10-15 मिनट की ब्रेक ले लो, लेकिन वो आप 10-15 मिनट नहीं लेते ना। फिर वो कहते ना, कल मैंने ब्रेक ली 15 मिनट की, 10 बजे ब्रेक ली, 12 बजे वापस आया, ठीक है। हाँ वही ना, इस तरह। तो वो वाला सिनेरियो होता है, 15 मिनट की ब्रेक होती है, 2-2.5 घंटे पे चले जाती है, तो वो ना कीजिए क्या। चलो जी आगे चलते हैं। जो बेसिक लेक्चर्स हैं हमारे, जिसमें अंदर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं है। अगर आप देखोगे तो हमने बहुत थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं अभी तक, लेकिन उन डेफिनेशंस में मैंने इन सब बच्चों की बेस बनाने की, फाउंडेशन डेवलप करने की कोशिश की है। सो पिछले लेक्चर्स में थ्योरेटिकल नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है जो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हमारी डिस्कशन बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, जिसमें हम कंपनी के बारे में डिस्कस करें कि कंपनी है क्या एक्चुअली। सो आपने वो मिस किए। होपफुली मैं आज जैसा आपको बोलूँगा, वो ये लेक्चर्स जो हैं एक प्लेलिस्ट बनवाकर क्रिस्टियन कॉलेज के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। होपफुली डे एंड तक या मिड डे तक ये काम हो जाए। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि वो इनिशियल लेक्चर्स, क्योंकि अभी हमारी स्पीड कम है, आप वो इनिशियल लेक्चर्स जो हैं वो पिक कर लीजिए वहाँ से, ताकि आपको समझ आनी शुरू चीज़ें हो जाएं। मीनवाइल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको अगली बातें समझ आ जाएंगी। अच्छा देखो, लेकिन स्टार्ट करते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ, वोटिंग राइट्स का। लिखा हुआ राइट ऑफ द मेंबर टू वोट एन एनी मैटर इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी। मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड का सहारा ले लेता हूं, इसको हम जरा बंद कर लें थोड़ी देर के लिए। वो अंदर क्वेश्चन एडजस्टमेंट चल रही हैं, मैंने, हाँ सॉरी, कर लें, बेहतर है। इसके बाद दोबारा चला लेते हैं। आपको वोटिंग पावर थोड़ा सा सिखाऊं। बेटा देखो, मैंने कहा था कि कंपनी के अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जिनके बारे में डिटेल डिस्कशन और गाइडलाइंस मौजूद हैं लॉ की। पहली कौन सी मीटिंग थी? बोर्ड की बीओडी मीटिंग। और दूसरी कौन सी है? जर्नल मीटिंग। याद आई? ये कौन सी होती डायरेक्टर की, और वो कौन सी होती थी? मेंबर्स मीटिंग। अब अगर मैं पूछूं मेंबर कौन है? शेयर, बस शेयर होल्डर, बस मेंबर है। और वो कंपनी भी तो होती है जिसमें नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होता है। फिर गारंटी लिमिटेड कंपनी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसमें क्या करते हैं? उसमें भी तो मेंबर होता है। तो जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ मेंबर लिखा जाता है वो भी मेंबर है। तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट है अगर आप सिर्फ ये कह दो कि जिसके पास शेयर है वो मेंबर है। वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी मेंबर होते हैं जिनके पास शेयर ना हो तो। अच्छा जी, ये है मेंबर की मीटिंग। अब मैं बहुत रियलिस्टिकली बातें करता हूँ, थोड़ी सी लेमैन अंदाज से, लॉजिकली थोड़ी सी मिलाकर, ताकि समझ आए। मुझे एक बात बताओ, मालिक कौन है रियल? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, राइट? यही कंपनी के ऑनर्स होते हैं ना। ये कंपनी के ऑनर्स हैं। और ये कौन है? चलाने वाले, ऑपरेट करने वाले। कह सकता हूं ये एजेंट है कंपनी के। ये बात मैंने बड़ी दफा बोली थी, डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, दे आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। फिर मैंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जिनके अंदर डायरेक्टर और ऑनर सेम है। फैमिली ओन्ड बिजनेसेस, टाइप पे ना जाएं अभी, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस। एक ही खानदान के 3 भाई मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। मालिक भी वही है, मेंबर भी वही है, डायरेक्टर्स भी वही हैं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मास्टर टाइल इज वन ऑफ द ग्रुप जिसके 3 मेंबर थे, 3 ही डायरेक्टर थे। वही 3 भाई डायरेक्टर भी थे, मेंबर भी थे, मालिक भी थे और डायरेक्टर, कंपनी चला भी रहे थे, डिसीजन भी खुद करते थे। 9 से 5 कंपनी में आते थे, बैठते थे, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते थे। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? और अभी इसी तरह एक एग्जाम्पल में हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल वैसे मौजूद है। पाकिस्तान में कम है क्योंकि पाकिस्तान में लोग कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। वो उस दिन भी ऑफिस आए होते हैं और ऑफिस से अक्सर उनकी मैयत ही घर जा रही होती है, ठीक है। ऐसे हम कंट्रोल फ्रीक है ना, हमसे घर बैठा नहीं जाता। आपने अक्सर देखा होगा बिजनेसेस के अंदर यूजुअली बाबे होते हैं, चला नहीं जा रहा था लेकिन दुकान पे आए होते हैं, शॉप पे आए होते हैं। बिजनेस रीजन क्या है
कि उन्हें उनका गुजारा नहीं है उसके बगैर ना, कंट्रोल फ्रीक हैं, अपना कंट्रोल दे नहीं सकते किसी को, उन्हें लगता है यार हुकूमत चली जाएगी। तो उस चक्कर में मेंबर और डायरेक्टर सेम होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनी, जैसे हमने उस दिन एग्जांपल ली अमेजॉन की, जेफ बेजोस जो है वो अब सीईओ नहीं है, स्टेप डाउन फ्रॉम सीईओ आफ्टर 27 ईयर्स, 27 साल उसने हुकूमत की है दोनों पोजीशंस पे। जीएम भी था, मेंबर भी था और डायरेक्टर भी था, सीईओ था ना, डायरेक्टर था, लेकिन बाद में अब उतर गया। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं नहीं अब चला सकता, मैं जिंदगी एंजॉय करूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम ऐसा करो तुम चलाओ। तो अब एक एम्प्लॉयड सीईओ है, अब वो कंपनी चला रहा है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले रहा है, और जेफ बेजोस साहब बैठ के खाली एज ऑनर खा रहे हैं। अब मेरा बहुत आसान सा सवाल, तुम्हारा बिजनेस हो, तुम मेंबर्स हो, क्या अगर कभी ऐसा सोचो कि यार मैं स्टेप डाउन हो जाता हूं, किसी यंगस्टर को जगह देता हूं ताकि वो मेरे बिजनेस को और अच्छा चलाए, तो बिल्कुल 100% एतमाद कर लोगे, आंखें बंद कर लोगे कि जो कर रहा है सही कर रहा है? क्या करोगे? छोड़ भी दोगे अगर वो पोजीशन, तो क्या करोगे? चेक करते रहेंगे। मैं यही सुनना चाह रहा था, ठीक है, एक कंट्रोल सुपरविजन रखेंगे कि यार क्या कर रहा है, देखूं तो सही भी कर रहा है कि नहीं। उसको क्या देंगे? केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि भाई तूने ये टारगेट अचीव करके देना है मुझे साल के एंड पे, मेरा प्रॉफिट ये हो, मेरे कस्टमर पोर्टफोलियो, मुझे 1 से ज्यादा ब्रांचेस चाहिए। एनी सॉर्ट ऑफ टारगेट मे बी गिवन बाय द मेंबर टू द बोर्ड। ऐसा ही हो सकता है ना? क्या रियलिस्टिकली बात समझ आ रही है? सो बेटे, जब आप अपने लेवल पे, एक बिजनेस के लेवल पे ऐसे सोचते हो कि मैंने इसको खुले सांड की तरह नहीं छोड़ना, मैंने इसके ऊपर सुपरविजन रखनी है, तो मेंबर कैसे छोड़ सकता है? ये भी तो मेंबर है, ये भी तो मालिक है, ये भी नहीं छोड़ता। इसीलिए कंपनी के ऑपरेशनल डिसीजंस यहां से एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं बोर्ड से, जिसमें मेंबर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहुत से ऐसे डिसीजंस हैं, इंशाल्लाह चैप्टर 4 में जाके पढ़ेंगे, जो इनकी इजाजत के बगैर नहीं होंगे, नहीं हो सकते। इसका मतलब है जब हम बात करेंगे उन डिसीजंस की, तो हम कहेंगे यार डायरेक्टर से भी अप्रूवल ले लो और मेंबर से भी अप्रूवल ले लो। क्या बात समझ आई? अच्छा, जब इनकी अप्रूवल के बगैर वो डिसीजन नहीं होना, तो फिर वर्ड चेंज कर लिया लॉ ने कहा बोर्ड रिकमेंड करेगा और मेंबर अप्रूव करेगा। क्या बात समझ आई? FAR 1 में कहीं पे आपने डिविडेंड पढ़ा? वो एनुअल डिविडेंड, जो फाइनल डिविडेंड होता है, वो क्या करते थे फाइनेंशियल्स में? जो पढ़ के आए, चलो जो नहीं पढ़ के आया कोई मसला नहीं, जो फाइनल डिविडेंड का क्या करते थे? डिस्क्लोज। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर ने रिकमेंड कर दिया होता है, मेंबर ने जनरल मीटिंग में अप्रूव करना होता है। सो समझाना ही चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं, बहुत से डिसीजन ये अकेला ले रहा होगा। पावर्स ऑफ डायरेक्टर सेक्शन के अंदर डिटेल बताया गया कि यार ये डायरेक्टर्स की पावर है, इसमें उसे पूछने की जरूरत, लेकिन फिर कहा जाएगा कुछ ऐसे डिसीजन है जिसमें मेंबर की अप्रूवल के बगैर काम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि उस डिसीजन को लेने के लिए, जैसा फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है, जरा साथ साथ समझिए, कंपनी ए, और ये कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है इन कंपनी एक्स, यानी हम कंपनी एक्स को खरीदने जा रहे हैं, अज्यूम किए। अब ये वो डिसीजन है जो डायरेक्टर अकेला, मैंने एक एग्जांपल दिया वन ऑफ, हालांकि कई ऐसे डिसीजंस हैं, मैं सिर्फ इससे ऐसा ना समझिएगा सिर्फ यही एक डिसीजन है जो ये चल नहीं रहे, कोई भी मार्केट ठीक नहीं है, चलो ठीक है बाद में क्लास के। कंपनी ए जो है कंपनी बी को एक्वायर करने जा रही है। अब ये वो डिसीजन है जहां पे खाली डायरेक्टर की नहीं चलेगी। तो इसका मतलब है, मैं यूं कहना चाहिए कि ये एक्विजिशन का डिसीजन, एक्वायर करने का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भी अप्रूव होगा और जनरल मीटिंग में भी अप्रूव होगा। यहां तक बात समझ आई? जनरल मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग दोनों में अप्रूव होगा, फिर ही ये डिसीजन पास होगा। वरना अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने रिकमेंड किया, बोर्ड ने ना माना, मेंबर ने ना माना, डिसीजन कैंसल्ड। क्या बात समझ आई? अब इसी वर्ड को मैं यहां पे लिखने लगा हूं, इसी डिसीजन को बेटे आप बोलते हो, अब मैं टेक्निकल टर्म में बोलने लगा, रेजोल्यूशन, करारदाद ठीक है अपनी तरफ से, लेकिन रेजोल्यूशन बोला जाता है, इसी डिसीजन को रेजोल्यूशन बोला जाता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब थोड़ा सा और आगे चलूं, मैं स्ट्रक्चर को समझाता चला जा रहा हूं। डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी, दे आर सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ऑनर डिफरेंट है, मैं हो सेम भी हो सकते हैं,
कोई मसला नहीं, से अब तो ये बात समझ आ जानी चाहिए। अब बोर्ड के अंदर बोर्ड की कंपोजिशन की बात करेंगे जब चैप्टर 4 को डिटेल पढ़ेंगे, तो बस इतना बता दूं, बोर्ड में बैठा हर बंदा बेटे इक्वल पावर रखता है, इक्वल पावर। हर डायरेक्टर की पावर इक्वल है। वो कंपनी में बेशक 2 डायरेक्टर हैं, 3 हैं, 3 से ज्यादा हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबकी पावर्स क्या हैं? इक्वल। पहली बात। दूसरी बात, ये मैटर नहीं करता वो डायरेक्टर कितने वोट जीत कर आया है। इलेक्टेड डायरेक्टर, दो ही तरह से डायरेक्टर आता है, देखो, या तो इलेक्टेड होना है या नॉमिनेटेड होना है। अभी ये वर्ड आपको समझ नहीं आएंगे अभी मैं बहुत, लेकिन चलो, बल्कि ये वाली डिस्कशन में ना जाए। मैं यूं कहता हूं कि जैसे भी आए, अगर इफ सलमान इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर, तो सलमान के पास वो तमाम पावर्स मौजूद हैं जो किसी और डायरेक्टर्स के पास मौजूद हैं, इक्वल पावर्स। क्या बात समझ आई? हाँ, कंपनी के स्ट्रक्चर की बेस पे नंबर ऑफ डायरेक्टर कम ज्यादा हो सकते हैं। यहां तक सब बातें समझ आ रही हैं? अब मैं कहता हूं अज्यूम कीजिए, अभी मैंने कोई कहा ना स्ट्रक्चर के साथ, मैंने चैप्टर 4 पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो हम चैप्टर 1 पे हैं। सपोज अज्यूम कीजिए किसी कंपनी ए के, जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके डायरेक्टर्स हैं, अज्यूम कर लेते हैं जी, उसके डायरेक्टर्स हैं 5, सपोज 5 डायरेक्टर्स हैं। अब एक डिसीजन पास करना है, एक रेजोल्यूशन पास करना है कंपनी ए ने कि वो इन्वेस्ट करने जा रही है कंपनी बी में। क्या करें? कैसे पास होगा? नो, मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। हाँ, कुछ जगह होंगी जहां पे वो कहेगा ना ना, यहां सिंपल नहीं, मुझे ज्यादा लोग चाहिए, लेकिन अभी वो कहेगा सिंपल मेजॉरिटी। 51%, 50% से ज्यादा, 51% भी नहीं, 50% से ज्यादा, 50% या उससे ग्रेटर। क्या मेरी बात समझ आई? इसका मतलब है 5 में से 3 डायरेक्टर मान जाए, डिसीजन पास हो गया। 2.5 तो नहीं हो सकते ना, ठीक है कि छोटे साइड वाले को कौन इसका 2.5 नंबर, आधे नंबर नहीं। इसका मतलब 3 डायरेक्टर मान जाए, डिसीजन पास। अभी आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, अभी मैंने वो मेजोरिटी वाले डिसीजन, वो कॉम्प्लेक्स वाले डिसीजन की बात ही नहीं की। मैंने कहा मेजोरिटी के साथ डिसीजन पास हो जाएगा, क्योंकि सबकी पावर्स क्या हैं? इक्वल। तो फिर इसका मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर पे बात हो रही है ना, फिर 3 लोग हाथ खड़ा कर दें तो डिसीजन पास, पावर की तो बात ही नहीं हो रही। सो इनफैक्ट यहां पे डायरेक्टर 5 में से 3 भी मान गए, तो बल्कि यूं कह लेता हूं, यहां पे एक वर्ड लिख देता हूं, सिंपल मेजॉरिटी के साथ डिसीजन पास हो जाएगा। ठीक है? अब एक बार याद रखना, मैंने भी यहां पे कुछ बातें स्किप की हुई हैं, वो आगे चल के वक्त के साथ साथ इस चार्ट को एक्सटेंड करता जाऊंगा। अभी किया तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या बातें कर रहा हूं। ठीक है? सो अभी सिर्फ इतना समझ ले, क्योंकि ये ना हो ना आप में से कोई पहले किसी बात का पढ़ा हो या सीनियर ने कुछ बताया कि नहीं सर ने तो गलत पढ़ाया। गलत नहीं पढ़ाया, मैंने आधी बात पढ़ाई, आधी नहीं पढ़ाई, इंटेंशनली नहीं पढ़ाई। ठीक है जी? दूसरी साइड, अच्छा ये तो डायरेक्टर वाली बात होगी ना, सब डायरेक्टर की इक्वल पावर है, इसीलिए नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बेस पे डिसीजन हो रहा है। 3 में से 5 मान के, वोटिंग पावर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि वोटिंग पावर एक डायरेक्टर है तो एक ही वोट है। वोटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि सबकी पावर्स इक्वल है। वो बेशक इलेक्शन से आया है, नॉमिनेशन से आया है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आसान लफ्जों में हमेशा कहता होता हूं, वो फॉर्म 45 से आया या 47 से आया, डज नॉट मैटर। ठीक है? इलेक्शन से आता, फॉर्म 45 से आता, 47 से नॉमिनेशन से आया। ठीक है? नॉमिनेट हुआ प्रॉपर्ली। सो समझाना, अगर कोई और अथॉरिटी होती है जो कि फिर डायरेक्टर को इंपोज कर देती है, तो ये नॉमिनेशन होती है जी। बाद में समझाऊंगा, अभी मैंने सिर्फ समझाया कि सिंपल। वापस आते हैं अब जनरल मीटिंग के ऊपर। वोटिंग पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में इस मीटिंग से जुड़ा हुआ है। उधर तो वोटिंग पावर का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, हर डायरेक्टर की इक्वल पावर है। वो बेशक प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, व्हाटएवर, कोई भी कंपनी हो, डायरेक्टर की पावर्स इक्वल है। सो फिर मसला जो वोटिंग पावर का भी जहां से बात का आगाज हुआ, वो जनरल मीटिंग से मंसूब है। यहां पे पॉइंट आता है वोटिंग पावर या वोटिंग राइट्स, हमने जो बोला, ये कॉन्सेप्ट मीटिंग से, जनरल मेंबर की मीटिंग से लिंक होता है। कैसे? अब जरा समझाता हूं। डस्टर कहां रख दिया? उधर रख दिया। लो जी, अब जरा मैं इस बात को थोड़ा, इसी डिसीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है? कंपनी ए ने कंपनी बी में इन्वेस्ट, इसी डिसीजन की बात करने लगे हैं। चलो लो जी, मुझे एक बात बताओ, सपोज अगर यूं होता कि
बल्कि पूरा ही समझा देते हैं, हाँ वोटिंग पावर पूरी समझा देते हैं, चलो ताकि जरा समझ आ जाए अच्छी तरह। सपोज अज्यूम करें इस कंपनी के 5 मेंबर्स हैं, सपोज ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 मेंबर्स हैं। इन 5 के पास जो शेयर्स हैं ना, मैं वो लिखने लगा हूं जरा बेटे। शेयर्स इसके पास हैं जी 50,000 शेयर्स, इसके पास हैं 1 लाख शेयर्स, बेटे इसके पास 3.5 लाख शेयर्स हैं, इसके पास 2 लाख शेयर्स हैं और इसके पास 30,000 शेयर्स हैं। बेटे ज़रा मुझे टोटल मैथ्स को मेरे साथ में थोड़ा सा सॉल्व कर दे, मुझे मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है। 6,30,000 शेयर्स। भाई चंगा बंदा तू, शरीफ इंसान है तू, है तेरा मैथ भी मेरी तरह। 7,30,000 शेयर्स। बेटे अज्यूम करूं अगर 10 रुपए का शेयर है, शेयर प्राइस 10 रुपए है, तो सिंपली 10 से मल्टीप्लाई होना ना, और तो कुछ भी नहीं होना। तो ये इसकी इन्वेस्टमेंट होगी कितनी, शेयर कैपिटल कितना हो गया। मैं चाहता तो मैं शुरू में ही शेयर कैपिटल लिख देता, लेकिन मैं कहा चलो आपको आसानी हो जाए। 5 लाख, 1 मिलियन, 3500,000 और 2 मिलियन और अल्टीमेटली 3 लाख। और टोटल कितना हुआ बेटे ये 7300,000। ऐसे ही है जी, यहां तक सबको बात समझ आ रही है। ये इजीली कैमरा में नजर, ओके। बेटा मुझे एक बात बताओ, इस मीटिंग में ये डिसीजन पास होने जा रहा है कि कंपनी ए जो है वो कंपनी बी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रही है। तो पहला तरीका जो होता है ना कंपनी के अंदर, जब कोई मेंबर से डिसीजन लेना होता है, तो पहला तरीका होता है, उसको बोलते हैं शो ऑफ हैंड्स। आसान लफ्जों में उर्दू में, हाथ खड़ा करो हु आर इन द फेवर। मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं, कंपनी हमारी जो है कंपनी बी में इन्वेस्ट करने जा रही है, इस हॉल में प्लीज जो इस डिसीजन की फेवर में है रेज योर हैंड। अज्यूम कीजिए मिस्टर ए ने, मिस्टर ई ने और मिस्टर से सी ने हाथ खड़ा कर लिया। ये मैंने गलत नहीं, 1 2 3, अच्छा ये इस तरह लिंक है, ठीक है ठीक है, वो जरा ऊपर नीचे हुआ हुआ। इन तीनों ने हाथ खड़ा कर लिया, तो अब क्या करें, डिसीजन पास, सिंपल मेजोरिटी, 3 आउट ऑफ 5 ने रेज हैंड कर लिया। तो यस, पहला जो आसान तरीका है ना डिसीजन पास करने का मेंबर की मीटिंग में, वो भी यही है। अच्छा पहले अब यहां पे एक और छोटी सी बात यहीं पे समझ लें, डिसीजन 2 तरह का हो सकता है। यहां पे ये नजर आ रहा है, या उधर चले जाते हैं हम लोग। यहां पे जरा मैं थोड़ा सा डिसीजन के बारे में भी बता दूं। आज मैं थोड़ी सी बातें अब ब्रॉडर कर रहा हूं ताकि ये सारी चीजें अब आगे चल के आती जानी है। डिसीजन कंपनी में 2 तरह का हो सकता है बेटा, एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी डिसीजन और एक को है जी, या मैं यूं कहूं डिसीजन की बजाय यूं कहते हैं बिजनेस जो है वो 2 तरह का हो सकता है, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। इस तरह बात स्टार्ट करते हैं, ये ज्यादा अच्छी होगी बात करना। 2 तरह का बिजनेस है कंपनी की नजर में, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी क्या, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, डेली रूटीन का बिजनेस। जैसा फॉर एग्जांपल कंपनी जो है प्लास्टिक के दाने से चेयर्स बनाती है, तो ये उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। इसके लिए प्लास्टिक का दाना खरीदना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, 2-4 वेंडर से खरीदना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, 50-60 कस्टमर को बेचना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इस प्लास्टिक के दायरे में रहते हुए उसके लिए कुछ करना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या बात समझ आ रही है? इस ऑर्डिनरी बिजनेस से जुड़े हुए अगर कोई भी डिसीजन ले रहा है, वो इस तरह के बिजनेस को आप बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, और इससे जुड़े हुए कोई भी डिसीजन लेने हो तो बेटे वो सिंपल मेजॉरिटीज के साथ ले लिए जाते हैं। सिंपल मेजॉरिटी मींस 50%, 50% पावर के साथ, वोटिंग पावर के साथ ले लिए जाते हैं, और उन डिसीजन को बोला जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मींस डिसीजन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और मिक्स तो नहीं कर रहे चीजें, समझ आ रही है ना? सो ऑर्डिनरी बिजनेस के पास करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? सिंपल मेजॉरिटी, यानी 50% मेंबर मान जाए डिसीजन पास। ये बात समझ आ गई? दूसरा स्पेशल डिसीजन, वो कहता है जो ऑर्डिनरी ना हो वो स्पेशल है।
और इनको पास करने के लिए आपको चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? वो कहता है जी 3/4 मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी 75% अप्रोक्सीमेटली। सिंपल मेजोरिटी, अच्छा ये 50% का वर्ड और 75% का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता लॉ में। लॉ में इस्तेमाल होता है सिंपल मेजोरिटी और 3/4 मेजोरिटी। सो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, दो तरह के बिजनेस हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस को पास करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। जबकि स्पेशल बिजनेस क्या है? अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेसेस हैं उस तरह के डिसीजन, जिस तरह ये ए कंपनी बी में इन्वेस्ट करने जा रही है, ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ही नहीं। हम तो प्लास्टिक की चेयर्स का काम करते हैं, ये तो कंपनी एक्विजिशन है, ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ही नहीं। तो ये स्पेशल बिजनेस है। कैसे पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन से। कैसे? 3/4 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर से। क्या बात समझ आई? तो अच्छा, अभी तक यहां तक। अब एक और बात, जी जी बेटे पूछो। अभी आने लगा, अभी उस पर वो देखो उधर छोड़ के आ गया वो बात। अभी पहले यही बात समझाइए ताकि उसको लिंक करूंगा। अब एक और बात, ये बात सारी की सारी बिजनेस रिलेटेड, दो तरह के बिजनेस होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, ये सिर्फ और सिर्फ मेंबर की मीटिंग के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। किस मीटिंग के साथ? जर्नल मीटिंग के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। अभी इतना ही समझ लें, अभी समझाऊंगा बाद में कैसे आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलती जाएंगी ना। अच्छा जी, अब आओ जरा इसी में डिसीजन को लेकर यहां पे आओ। अब तीन लोगों ने कहा यस, राइट? मिस्टर ए ने, मिस्टर सी ने और मिस्टर ई ने। ई के इतने शेयर हैं, सी के इतने हैं और ए के इतने, राइट? इन तीनों ने हाथ खड़ा किया। डिसीजन 3/5 कितने परसेंट बना? 50% से ज्यादा बना। करके देख लो। इसका मतलब ये हुआ डिसीजन तो पास हो जाएगा। ये सबसे पहला स्टेप है कंपनी के अंदर कोई डिसीजन, क्योंकि सबसे इजीएस्ट वन है ना। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग क्या कहेगा? मैं खड़ा हूं, चेयरमैन हूं आपकी मीटिंग का। चेयरमैन कौन होता है? वो जो दरमियान वाली कुर्सी पे नहीं बैठता, टेबल के बीच में। अभी यूं ही समझ लें, लीगैलिटी चैप्टर 5 में समझाऊंगा। मैं चेयरमैन हूं, मैंने कहा रेज योर हैंड, जो हमारी कंपनी जो है बी में इन्वेस्ट करने जा रही है। अब आप लोगों में से आप हाथ खड़ा करें, मैं काउंटिंग करूंगा। ओके, मेजोरिटी ने अप्रूव कर दिया जी इस डिसीजन को। डिसीजन पास्ड, रेजोल्यूशन पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। समझ आ रही है? मैं काउंटिंग कर लूंगा, नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है कि किस किसने हाथ खड़ा किया और कौन कौन फेवर में है। लॉ कहता है बस काउंटिंग कर लो कि क्या तुम्हारी काउंटिंग में ये डिसीजन पास हो गया, तो बस ठीक है, पास हो गया। लेकिन देखो, अब इस तरह डिसीजन पास हो इस कंपनी में मीटिंग में, तो मुझे बताओ तकलीफ क्या होगी? अब ये क्या उससे तकलीफ होगी? वो कहेगा औकात, वो कहना ना पंजाबी का जुमला एक है मेरे घर में, जात की कोड़ किल्ली, वो सुना हुआ? नहीं सुना? चलो जो भी है छोड़ो बड़ा। अच्छा, वो जुमला ये है कि भाई तुम्हारी तेरी औकात क्या है? देखो जरा, 50,000 शेयर, 30,000 शेयर और 3.5 लाख शेयर। अच्छा, ये 3.5 वाला ज्यादा मिल गया? नहीं नहीं, हम इसको भी छोटा कर लेते हैं ना, ताकि जरा छोटे वाला मिल जाए ना, ताकि 1 लाख वाला कर लेते हैं। जरा अच्छी समझ भी आएगी ना बात समझने के। लो जी, ये 3 लोग मिले, कितने शेयर बने? 1,50,000 और 1,80,000। 1,80,000 की औकात वाले लोगों ने, शेयर वाले लोगों ने डिसीजन अपना मनवा लिया, जबकि दूसरे कौन शेयर होल्डर है जो नाम में खड़े हैं? 5.5 लाख दिखने में नजर आ रहे हैं। तो फौरन से पहले कहते हैं सर, कोई एक मेंबर भी कहते, मतलब उस वक्त जाके असूल समझाऊंगा कि असूल क्या है, कैसे। तो वो मेंबर कहेंगे भाई जनाब हमें कबूल, ये वाला काम आप क्या कराएं? वोटिंग कराएं। डिसीजन पास कराना है ना, वोटिंग कराएं। क्योंकि उसे पता है यार, ये जो डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रही है मीटिंग, ये उन लोगों से हो रही है जो माइनॉरिटीज में है या जिनकी शेयर होल्डिंग कम है। अभी जरा वोटिंग पावर पे डिसीजन लो ना, समझ आ जाएगी। अब वोटिंग पावर क्या है? कॉन्सेप्ट तो वही है, ऑर्डिनरी बिजनेस है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ 50% मेजोरिटी, और स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल रेजोल्यूशन का 3/4 मेजोरिटी। क्या बात समझ आई? अब ये डिसीजन हो जाएगा रिजेक्ट इनका, या इनकी औकात खत्म, क्योंकि शो ऑफ हैंड तो अब हो नहीं रहे।
तो फिर वोटिंग पावर निकाली जाती है। अब वोटिंग पावर का जनरल प्रिंसिपल ये है, जिस बात से मैं आगाज किया था क्लास का, वोटिंग पावर का जनरल प्रिंसिपल ये है कि 1 शेयर 1 वोट। क्या जैसा मैंने कहा, 1 शेयर तो 1 मेंबर बन जाता है, 1 शेयर भी हो तो मेंबर होता है, इसी तरह वोटिंग पावर का जो जनरल प्रिंसिपल है वो है 1 शेयर 1 वोट। 1 शेयर के बदले 1 वोट। इसका मतलब है ए के पास कितने वोट हैं? 50,000। बी के पास 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख 30,000। क्या बात समझ आई? लेकिन फिर लॉ ने इसको एक्सप्लेन किया एक प्रोविजन के अंदर। उसने कहा ना 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 ना, इस तरह तो फिर हम वोट ही गिनते बैठ जाएंगे कि ए ने किसे डाले, 50,000 वोट डाल दिए और 50,000 वोट गिनो। नहीं, ऐसे नहीं। तो उसने कहा वोटिंग पावर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। वोटिंग पावर का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल मैथ्स। उसने कहा रिस्पेक्टिव शेयर कैपिटल को उसके टोटल शेयर कैपिटल पे डिवाइड कर दो, हर बंदे की औकात आपके सामने आ जाएगी। उसके पास कितने, उसने कितने इन्वेस्ट किए हैं, कंपनी के टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसकी औकात आपके सामने आ जाएगी। तो निकालें जरा वोटिंग पावर। फिर क्या क्या निकली? एक ही कैसे निकालेंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 7,300,000 कितने परसेंट बना? 6.8%। चलो राउंड कर लेते हैं ताकि हमारा वो मसले ना हो। 7%। आगे बताइए, 1 मिलियन डिवाइड बाय 7.3, 14%। सी का बताइए। 47.9, 48 कर लेते हैं, 48%। जी अगले का बताइए, डी का। 27%। अब मुझे राउंडिंग करके बता दीजिएगा क्योंकि 100% से ज्यादा हो नहीं सकता। 4%। अब जरा देख लो 100% हो गया पूरा? ये 100% हो गया सारा? ये चेक कर लो, ऊपर नीचे करना पड़े तो कर लें हम। ओके जी, 100%। ये है जी वोटिंग पावर। ए के पास जो जनरल प्रिंसिपल है, ए के पास कितने शेयर हैं? 50,000। तो कितने वोट हैं? 50,000। लेकिन उसकी वोटिंग पावर कैसे निकलेगी? रिस्पेक्टिव शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दो टोटल शेयर कैपिटल से, यानी उसने जितने इन्वेस्ट किए इनटू द कंपनी टोटल शेयर कैपिटल, वो उसकी वोटिंग पावर है। तो 7%, 14%, 48%, 27 और 4%। अब अगर गौर करो तो जो पहले डिसीजन हो रहा था बाय शो ऑफ हैंड, तो उनकी औकात ये थी और ये थी। जरा इन सबको मिला के देखो, 14 और 4 18, 18 और 7 25%। टोटल 25% था उन लोगों के पास और डिसीजन उनके कहने पे पास हो रहा था, जबकि 75% वो थे जो नहीं पास करना चाहते थे। क्या मेरी बात समझ आई? अब जब आएगा डिसीजन, सपोज किधर गया? अच्छा डिसीजन। अब अगर डिसीजन पास होना है, अब अगर फॉर एग्जांपल यही लोग हाँ में कहेंगे और बाकी वो दोनों क्या कहेंगे? नो। और डिसीजन कितने परसेंट इनकी औकात बनी? 25%। 75% ने क्या कह दिया? नो। यहां से आंसर नो आया ना, इससे भी आंसर नो आया। हमने यही अज्यूम किया ना, सी और डी ने। तो क्या डिसीजन पास होगा? सिंपल मेजोरिटी भी पूरी नहीं हो रही, हमें तो क्या चाहिए? 3/4 majority, because it's a special decision and it is going to be approved by the special resolution. So अब special resolution पास करने के लिए 3/4 majority तो चाहिए। 3/4 majority तो है ही नहीं, तो डिसीजन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। कुछ पल्ले बड़ी बात। अब आपका बेटे क्वेश्चन जी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पूछो, जितने सवाल दिमाग में आए पूछो जी। खत्म करना चाहते हैं, ओके, डिसोल्यूशन की साइड पे जाना, बिल्कुल ठीक है। उनके पास 3/4 मेजॉरिटी भी है और स्पेशल रेजोल्यूशन के वो पावर भी यूज करते हैं। अच्छा अब एक मजेदार बात, एक मैं आपकी एक बात समझाता हूँ। आपने बिल्कुल यहाँ से जनरल नॉलेज से इकट्ठा कर लिया, लेकिन एक बात तो मैंने हमेशा बताई है, स्पेशल प्रोविजन विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन। तो अगर तुम वाइंडिंग अप की तरफ जा रहे हो तो डिसीजन फिर कहाँ से लाएगा, या ये जो डिसीजन लेना है, ये जो सारी बातें हैं वाइंडिंग अप की, वो कहाँ से लेंगे हम? वाइंडिंग अप के सेक्शन से। लेकिन मजे की बात यह है कि वाइंडिंग अप के सेक्शन में भी यही लिखा हुआ है कि मेंबर के पास 3/4 मेजोरिटी हो तो वो रेजोल्यूशन पास करके वाइंडिंग अप में जा सकता है। अब आपका क्वेश्चन आ गया। तो आप टेक्निकली बगैर इसमें नॉलेज पे बात कर रहे थे, लेकिन आप बात सही कर रहे हो, क्योंकि उस सेक्शन में भी ये बात आपकी गलत है कि आप इधर से नॉलेज फैच कर रहे हो। आपको नॉलेज फैच करना चाहिए रेलिवेंट प्रोविजन से। रेलिवेंट प्रोविजन है वाइंडिंग अप की, जो हम चैप्टर 12 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में भी है वहां, लेकिन लिखा वहां पे भी यही हुआ है। तो अब आपका क्वेश्चन आ गए। ए बी और ई नहीं करना चाहते वो इनके खिलाफ कोई
एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, अब मजे की बात, वहां पे लिखा हुआ है कि भाई मेंबर के पास 75% वोटिंग पावर हो, 3/4 मेजोरिटी हो, वो रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर रेजोल्यूशन पास हो गई, कंपनी गई, बाकी में कुछ नहीं है। क्या करेंगे? चूं-चां करेंगे। चूं-चां करते रहे। हाँ, एक बात जरूर बताता हूं, मेंबर की मीटिंग में होने वाला डिसीजन चैलेंजेबल होता है, लेकिन नॉट इन द मीटिंग। मीटिंग में हो गया, 75% ने कहा मीटिंग कंपनी शुड बी डिसॉल्व्ड, हम नहीं काम करना चाहते, इसे बोलते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप। मेंबर खुद बंद कराना चाहता है, मालिक खुद बंद कराना चाहता है, जिस तरह आप चाह रहे हो कि डी और सी और डी अगर इस एक्सटेंट पे चले जाए, भाई हमें कंपनी बंद करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन पूछा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं कहूंगा मीटिंग में बैठ कर उन्होंने कह दिया हाँ जी मीटिंग बंद, तो बेटा स्पेशल डिसीजन है ना, कैसे पास होना चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन से। और इनकी अगर हाँ है कि कंपनी बंद हो जाए, तो इनके पास तो 75% है, क्योंकि 25 अगर ये है तो 75 इन्हीं के पास है ना, इन दो के पास। तो अगर इन्होंने हाँ कह दिया तो मीटिंग में प्रोसेस स्टार्ट हो जाना है वाइंडिंग अप का। लेकिन इनका डिसीजन चैलेंजेबल है। कंपनी लॉ के सेक्शन में एक लिखा हुआ, हम पढ़ेंगे भी, हमारी मीटिंग्स के सेक्शंस में ही है एक सेक्शन, उसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर मेंबर्स के पास, जो कि एक तो डिसीजन पास हो रहा है, सपोज, अब ये मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक चेंज कर रहा हूं ताकि आपको नजर भी आए। सपोज मैं कहता हूं ये डिसीजन अब आ रहा है जी कंपनी बंद करानी है, और ये दोनों मिलके कह रहे हैं यस कंपनी बंद 75% से, और ये बेचारे नो कह रहे हैं सारे, लेकिन इनकी औकात कितने परसेंट है? 25%। इनकी सुनी नहीं जाएगी, मीटिंग बंद होने चली जाएगी, कंपनी बंद होने चली जाएगी। लेकिन लॉ कहता है कि भाई अगर बेचारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर या वो लोग जिनका डिसीजन, जो डिसेंट वोट रखते हैं, जो अगेंस्ट द वोट रखते हैं, अगर उनकी औकात 10% की हो, 10%, 10% तक, आप मिस्टर 10% पता ना? चलो बस इतना ही रख रहे हैं। वैसे बाकियों को पता है मिस्टर 10%? नहीं पता? ना करो, किस मुल्क में रहते हो तुम? तुम्हारे प्रेसिडेंट साहब जो करंट प्रेसिडेंट है वो मशहूर है मिस्टर 10%। नहीं पता आप लोग? हैं पता है? वो उन्हें यूके के न्यूज़पेपर्स जो हैं वो यूजुअली मिस्टर 10% के नाम से जानते थे, जब या कॉल करते थे जब बेनजीर भुट्टो जो थी वॉज प्राइम मिनिस्टर, तो वो कहते थे हर कॉन्ट्रैक्ट में इनका हिस्सा होता है 10%, तो इनको मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता था। सो नहीं, बड़ा कॉमन है ये, मैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा, ये ना डाला आया हो ना, डर भी लगता है भाई अब तो। सो हरकतें मेरी डाले वाली हैं, लेकिन फिर भी मैं बात फैक्चुअल पे कर रहा हूँ, फैक्ट्स पे कह रहा हूँ। तो मिस्टर 10% यूजुअली न्यूज़पेपर्स के अंदर हो रहा होता था। अच्छा, आप समझाना चाह रहा हूँ, 10% की औकात हो, ठीक है, मेंबर्स की, और वो ये प्रूव कर दें कि ये मेंबर्स के हक में फैसला नहीं हो रहा, कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया मीटिंग को। हाँ, अगर ऐसी बात आ जाए, 10% अगेंस्ट खड़ा हो जाए, तो डिसीजन तो, और वो जाएगा सीधा 10% की औकात हो, और ये मेंबर के खिलाफ मीटिंग में कोई डिसीजन हो रहा है जो मेंबर के हक में बेहतर नहीं है, ये बात उसने साबित करनी है कोर्ट में। कोर्ट के पास पावर है कि वो इस डिसीजन को नल एंड वॉइड कर सकती है, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है कि उनका डिसीजन आप रिजेक्ट करें। ठीक है, सो ओनली कोर्ट हैज द राइट टू रिजेक्ट, इनवैलिडेट दैट डिसीजन। ठीक है, ओनली कोर्ट हैज द राइट, लेकिन वो भी तब जब 10% की औकात हो और आपके पास ये गवाह मौजूद हो, गवाह नहीं कहना चाहिए, एविडेंस मौजूद हो कि ये जो फैसला होने जा रहा है ये मेंबर के हक में बेहतर नहीं है। खाली ये 2 मेंबर थोड़ी हैं, बाकी 3 भी तो हैं, सो इनके हक में बेहतर नहीं, ये प्रूव करना होता है। 10% इवन के, एक और यहाँ पे अगर संभाल सकते हो नॉलेज तो संभाल लेना, नहीं तो जाने देना, रेलिवेंट नहीं है। इवन के डिलिस्टिंग हो रही हो, कि कोई कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट करा रही हो, जिस तरह सुजुकी करा रही है, अब पाक सुजुकी अगर डिलिस्ट करा रही है, तो 10% की औकात के शेयर होल्डर अगर इकट्ठे हो जाएं इस डिसीजन के खिलाफ, तो डिलिस्टिंग नहीं हो सकती। क्या बात समझ आ रही? इस हद तक पावर्स मौजूद हैं लॉ में 10% शेयर होल्डर्स के पास। माइनॉरिटी को उनके राइट प्रोटेक्शन के लिए लॉ ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई हैं। तो ये एक्चुअली में सॉर्ट ऑफ क्या है? माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन है, कि कहीं ये ना हो कि कुछ बागड़ बिल्लों की वजह से बेचारे छोटे छोटे मासूम लोग मारे जाएं। क्या बात समझ आ रही है? गरीब लोग मारे जाएं। तो बात समझ आई जी? कुछ थोड़ा समझ आया? तो इसको बोलते हैं वोटिंग पावर। ठीक है, इसका मतलब अब मैं बस लास्ट एक कंक्लूडिंग है, हमारे पास टाइम है थोड़ा, अब एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स बोलने लगा हूं, जरा बड़े गौर से सुनना। देखो यहां पे डायरेक्टर मीटिंग में आए तो क्या पावर्स हैं? चलो बल्कि यहां से स्टार्ट करते हैं। मुझे मानो कि ये मेरी कंपनी, जो मिस्टर कंपनी ए है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं उसका ऑनर भी हूं, मैं उसका डायरेक्टर भी हूं।
सपोज मेरा नाम है मिस्टर सी, सपोज मिस्टर सी हूं, मैं ऑनर भी हूं, मैं डायरेक्टर भी हूं। मैं जब डायरेक्टर की मीटिंग में आऊंगा, डायरेक्टर के कमरे में, तो क्या पावर्स लेकर आऊंगा? एज एजेंट आऊंगा, सेम पावर, इक्वल पावर हैविंग, मतलब सपोज ये ही 5 डायरेक्टर भी हैं, तो इक्वल पावर इन्हीं की तरह, ए की भी वही पावर होगी जो मेरी है, बी की भी वही, डी की भी वही, ई की भी वही। सो इक्वल पावर के साथ आऊंगा, चूंचा नहीं कर सकता मेरे को इतने शेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे। वहां तो डायरेक्टर रूम है, वो तो डायरेक्टर बीओडी की मीटिंग है, वहां पे डायरेक्टर की किसी की पावर किसी से ज्यादा नहीं है, इक्वल। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। जब वापस आऊंगा, जनरल मीटिंग का दरवाजा खोला, सो अब मैं वोटिंग पावर के साथ आ रहा हूं, औकात के साथ आऊंगा। कितनी परसेंट? 48% पावर के साथ कमरे में दाखिल होऊंगा। अब जरा चौड़ा होके आऊंगा, अगली सीट पे बैठूंगा। मैं समझा रहा हूं कि बिकॉज नाउ आई हैव द हाईएस्ट पावर, आई थिंक सो, ठीक है, राइट। मेरी पावर, वोटिंग पावर सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर शेयर होल्डर इन द रूम। हाँ, वो सारे मिल जाए तो मेरे से ज्यादा है उनकी 52%, लेकिन मेरी वैसे एज इंडिविजुअल पावर सबसे ज्यादा। क्या ये बात समझ आई? अब एक बात ये मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो ये कि डायरेक्टर मीटिंग में आएगा यही बंदा, तो उसका फेस डायरेक्टर वाला होगा। मेंबर्स मीटिंग में आएगा, मेंबर की तरह बिहेव करेगा। दूसरी बात, मैं अगर कंपनी का सिर्फ मेंबर हूं, डायरेक्टर नहीं हूं, तो डायरेक्टर मीटिंग में घुस नहीं पाऊंगा। और अगर डायरेक्टर हूं तो मेंबर मीटिंग में आने से बाहर वो नोटिस लगा होगा, ओनली मेंबर्स आर अलाउड। तो घुसते हो वहां पे जहां पे ऐसे लफ्ज लिखे होते हैं? नहीं ना। वो अक्सर आप बैंक में जाते हो तो कैशियर वाले कैबिन के ऊपर लिखा होता है ना, ओनली ऑथराइज्ड पर्संस आर अलाउड। तो कभी जरूरत की है अंदर जाने की? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये मेरी जाने वाली जगह, परमिशन परमिसिबल। तो बिल्कुल इसी तरह डायरेक्टर हूं खाली तो मेंबर मीटिंग में नहीं घुस पाऊंगा, और अगर मेंबर हूं तो डायरेक्टर मीटिंग में नहीं घुस पाऊंगा। और अगर दोनों हूं तो फिर 2 फेसेस रखता हूं। एक चेहरा वो है जब डायरेक्टर मीटिंग में बैठूंगा तो बिहेव करूंगा लाइक अ डायरेक्टर हैविंग इक्वल पावर लाइक एवरी अदर डायरेक्टर इन द रूम। और दूसरी साइड पे जब मेंबर मीटिंग में बैठूंगा तो बिहेव करूंगा बेस्ड ऑन द वोटिंग पावर आई एम होल्डिंग इन द कंपनी। यस, ट्रू, जा सकता है, लेकिन डायरेक्टर ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने कहा फॉर्म 47 से आया हो, नॉमिनेटेड, नहीं मजाक, नॉमिनेटेड हो, ठीक है, तुसी ऊपर से तुम लोगों ने यूट्यूब पे डाल देनी है। नहीं बेटे, देखो मैं आपके क्वेश्चन पे रहते हैं ना। आपने कहा हो सकता है एक डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर, एक शेयर होना जरूरी है, मेंबर होना जरूरी है आसान लफ्जों में। तो सर इस तरह तो फिर वो शेयर होल्डर भी होगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने जब थोड़ी सी बात शुरू की फिर मैंने रोक दी, और वो ये थी कि डायरेक्टर इलेक्टेड भी हो सकता है और नॉमिनेटेड। बेटा इलेक्टेड वो होता है जो कि इलेक्शन जीत के आता है, और आजकल आपको पता है कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके सीईओज जो हैं रिटायर्ड कर्नल या जनरल होते हैं, ठीक है, जिसमें PIA आपका एक अदारा है, नादरा आपके इदारे हैं, मतलब बहुत से ऐसे इदारे हैं अब तो, जहाँ तो PCB में भी टॉप पे वही सिक्योरिटी का हेड वही हो गए हैं, जनरल साहब ही हो गए हैं। सो मल्टीपल इदारे हैं, स्पार्को, ये सब इदारे ऐसे हैं जिनके ऊपर CEO जो है आपका वो रिटायर्ड कर्नल है, उसके पास शेयर्स नहीं है कंपनी के, बट ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। CEO मींस डीम्ड डायरेक्टर। ये वर्ड मैंने पहली क्लास में बोला भी था कि CEO डायरेक्टर होता है, आगे चल के चैप्टर 5 में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी डायरेक्टर समझो। तो डायरेक्टर तो है बेटे, लेकिन शेयर होल्डर, तो डायरेक्टर मीटिंग में तो बैठेगा लेकिन शेयर होल्डिंग मीटिंग में नहीं बैठेगा। हाँ, कुछ शेयर खरीद ले कंपनी से तो फिर वो दोनों से, एक भी शेयर खरीद ले वो मेंबर है। जी, यहां तक बात समझ आई? जनरल मीटिंग में कोई मेंबर ने फैसला कर दिया तो हो गया, अगर डायरेक्टर उसके खिलाफ जा सकती है? नहीं बेटे, हमेशा मैंने भी कहा ना, 2 अप्रूवल्स की जब बात करते हैं तो थोड़ी इलॉजिकल सी लगती है, इसीलिए डायरेक्टर मीटिंग में अप्रूवल नहीं होती, वहां से रिकमेंडेशन जाती हैं। बड़ा कौन है दोनों में से? मेंबर। तो होता क्या है, पहले हमेशा डायरेक्टर मीटिंग होती है, फिर मेंबर की मीटिंग होती है। तो डायरेक्टर अपनी मीटिंग में अपनी तरफ से अप्रूव करते हैं, लेकिन उसे बोलते हैं रिकमेंडेशन, लेकिन होती अप्रूवल है। डायरेक्टर अप्रूव करते हैं, वो डिसीजन पेश किया जाता है मेंबर मीटिंग के अंदर, मेंबर देखते हैं हाँ डायरेक्टर ने क्या फैसला किया, अच्छा ठीक है, अच्छा लग रहा है, अप्रूव्ड,
इसका मतलब डायरेक्टर ने रिकमेंड किया, मेंबर ने भी अप्रूव कर दिया, डिसीजन पास्ड। लेकिन अगर डायरेक्टर ने रिकमेंड किया, मेंबर ने रिजेक्ट कर दिया, डिसीजन खत्म, उस डायरेक्टर के डिसीजन की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्या बात समझ आई? डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो सिर्फ? सपोज डायरेक्टर कहते हैं 5 रुपए पर डिविडेंड डिक्लेयर्ड, मेंबर मीटिंग में आए, मेंबर ने पढ़ा 5 रुपए, पागल हो तुम लोग, 2 रुपए पर शेयर दो, रिड्यूस कर दिया, तो क्या माना जाएगा? मेंबर का डिसीजन। क्या बात समझ आएगी? जी अब क्वेश्चन बेटे आपका। हाँ, वोटिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मेंबर की मीटिंग से जुड़ा है। क्यों भाई? क्योंकि इधर वोटिंग पावर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इक्वल पावर्स हैं। बातें खुलना शुरू हो गई हैं, समझ आ रही हैं अब, ठीक है? सो इधर कॉन्सेप्ट ही नहीं है हैविंग इक्वल पावर, तो वोटिंग पावर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और फिर एक और बात, जो ये जो वर्ड्स है ना, बिजनेस, ऑर्डिनरी और स्पेशल, ये बिजनेस, ये वर्ड कभी आपने, या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, ये कभी वर्ड्स आपने डायरेक्टर मीटिंग के लिए इस्तेमाल, ये मेंबर की मीटिंग की हरकतें हैं, क्योंकि वोटिंग पावर मेंबर की मीटिंग में है। तो इसलिए सिंपल मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी, ये मेंबर की मीटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। डायरेक्टर मीटिंग के लिए कभी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल, अनलेस मैं एक तरीका खुद से बताऊंगा, तब जाके समझाऊंगा कि अब इस केस में इस्तेमाल करना। क्लियर? कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है? जी जी। अगर एक मेंबर डायरेक्टर भी है, बस लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा तो और किसी का क्वेश्चन नहीं है ना? जी जी। तो वो एक मेंबर, दोबारा बेटे क्वेश्चन, वो डायरेक्टर भी है, सवाल दोबारा पुत्र, मैंने नहीं सुना शुरू से। एक मेंबर डायरेक्टर भी है, एक मेंबर डायरेक्टर भी है, ठीक है। तो वो फिर जो उसका डिसीजन होगा वो बेस्ट होगा इनमें से कि कंपनी के लिए, या क्या मतलब, इसमें क्या मतलब हो? मैं डायरेक्टर भी हूँ, मेंबर भी हूँ, क्या आप अब क्या कहना चाह रहे हो? बोर्ड की मीटिंग में अगर उसने कोई चीज देखी है, हाँ, उन्होंने एक फैसला लिया और इधर उसका अप्रूवल हो, तो ये कह रहे हैं, मेंबर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा। अब देखो ना, मैं यहाँ पे जब बैठूंगा मेरी इक्वल पावर है, ठीक है? 3 लोग भी मेरे साथ, 2 और मिले, काम हो गया, ठीक है? लेकिन जब मैं वही डिसीजन लेके मेंबर मीटिंग में बैठूंगा, मैं अकेला जो मर्जी करता बनूं 48% के साथ, मेरे साथ 2 और तगड़े लोग जुड़ने चाहिए जो उसको 75% तक लेकर जाएं। सपोज मेरे साथ जुड़ता है, इस बेटे की क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? सपोज मेरे साथ जुड़ता है ये वाला बंदा, तो मैं किधर पहुंचूंगा? 52 पे, और साथ ये जुड़ जाए 59 पे, डिसीजन पास होगा 70। अगर स्पेशल डिसीजन हुआ तो कितने % से पास होना है? तो मैं तो हार गया फिर। तो फिर हो सकता है यही 3 लोग यहां मिलके तो हाँ कर रहे हो, जब यहां मिलके हाँ कर रहे हैं उनकी हाँ समझी नहीं जा रही, क्योंकि अब उनका उतनी औकात ही नहीं बन रही। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैंने क्या समझाया? जैसा मेरे साथ मिला है, सपोज ये 7% वाला, 48 वाला मैं हूं, और 4 वाला ये 59% बनती है, और भाई मुझे अप्रूवल के लिए 75%, मुझे 3/4 मेजोरिटी चाहिए, तो यही डिसीजन बोर्ड में तो हाँ हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, रिकमेंड हो जाएगा, लेकिन मेंबर की मीटिंग में आके रिजेक्ट हो जाएगा, नॉट अप्रूव बाय द मेंबर्स। क्या क्लियर? चलो जी, अल्लाह ताला आप सबको समझता है। थैंक यू।